अब मैं आपको आने वाले साल का ऑफर बता दूं जो कि हम लोग यहाँ चला रहे हैं। अगर आप अर्ली बर्ड हमारा ऑफर ज्वाइन करते हैं जो कि अगले साल हम करने वाले हैं, तो उसमें आपको जो हमारी फीस एक्चुअली फीस 35,000 है, उसमें हम आपको 10,000 फ्लैट डिस्काउंट देंगे अगर आप पहले रजिस्टर करते हैं हमारे यहाँ। पहले मतलब यानी जून से पहले अगर आप रजिस्टर करते हैं तो 10,000 डिस्काउंट आपको वैसे हम देंगे। बैच हमारे 1 मई से शुरू हो रहा है, तो 2 बैच हैं, 1 मई और एक है 1 जून का, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। रही बात अगर आप एमयू के स्टूडेंट हैं, देन वी विल गिव यू, अगर आप 11 12 में है मतलब 12th में है बेसिकली या ड्रॉपर हैं एमयू से हैं, तो हम आपको 7,500 का डिस्काउंट और देंगे 25,000 में। ठीक है, और अगर आप सोने पर सुहागा अगर आप फीमेल हैं, लड़की हैं, चाहे आप एमयू में हो चाहे एक्सटर्नल हो, तो हम आपको 7,500 और डिस्काउंट देंगे, यानी आपकी फीस गिर के 10,000 आ जाएगी, जो कि आपको जून से पहले अप्लाई करने में मिलेगा। अप्लाई करने के कोई चार्जेस नहीं है, आपको बस अपना रजिस्ट्रेशन आके हमारे यहाँ करा जाना है। उसके बाद आपको क्लासेस के लिए हम कॉल करेंगे 1 तारीख से, तो इस ऑफर का जल्दी से लाभ हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एनएलसीसी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए ऑनर्स 2025-26 का सेट बी क्वेश्चन पेपर, जो कल एमयू में 13 अप्रैल में हुआ था। इसको आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं हम यहाँ पर किस इंग्लिश यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हर समवंस गुड न्यूज़ इट विल बी डैश। cheer you up, B option B, turn you up option C, put you up and option D, blow you up। अब यहाँ पर देखना है इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, cheer you up। cheer you up ये कह रहा है कि गुड न्यूज़ आई होगी, तो इसलिए उसका मूड क्या हो गया, cheer you up, यानी उसका मूड खुश हो गया। जैसे पेपर बी ऑनर्स के पेपर से यानी कि 12 अप्रैल को ए। अब बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ को, जरा क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ पर रोकते हैं इसको। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई हैड नो आइडिया दैट ही वाज लाइंग टू मी, आई वाज कंप्लीटली डैश। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पहले इसका हम मीनिंग जानते हैं कि क्या बोल रहा है भाई। क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे रखा है, क्वेश्चन की मीनिंग समझते पहले हम यहाँ पर। आई हैड नो आइडिया, ही वॉज लाइंग टू मी, उसे कोई आइडिया नहीं था, वो उसको पागल बनाया जा रहा था। जैसे कि कुछ कोचिंग वाले हैं, कुछ बच्चों का पागल बनाए जा रहे हैं, पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, उनसे बोलते हैं कि हमारी सोर्स लगी हुई है, हम तुम्हारा करा देंगे, मेरी अंदर बातचीत है। तो इन सब चीज़ से वो क्या हो गया, उसको पता चल गया टेक इन, यानी कि उसको पता चल गया, उसको चीट कर रहे थे वो, उसको एक दिन आकर पता चल गया। तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए टेक इन। टेक इन का मतलब होता है, टेक इन का मतलब होता है टू डिसीव या चीट करना, किसी को धोखे में रखना कि मैं तेरा सिलेक्शन करा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपनी मेहनत से, अपने जो कॉन्फिडेंस है बिल्कुल, तभी जाके होगा। या आप एक काम करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मेहनत तो कीजिए तब आपका सिलेक्शन होगा। किसी के बढ़ाई चढ़ाई में ना आइए, आप अपनी स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आपसे कोई कह रहा है तो बकवास की बात है, कोई सिलेक्शन नहीं कराएगा। अगर आपसे किसी कोचिंग वाले ने जैसे ज़्यादा फीस ले रखी है और वो कह रहा है कि मैं सिलेक्शन करा दूंगा, मैं किंग हूँ इंग्लिश का, तो ऐसा कोई नहीं है भाई, कोई किंग विंग नहीं है, एक का एक है, एक का एक है। और इसलिए इसमें ये सेम उन्हीं कोचिंग वालों के लिए है जो बच्चों को चीट करते हैं, धोखे में रखते हैं कि हम आपका सिलेक्शन करा देंगे, और हालांकि इतनी फीस ले लेते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए आई है मतलब उसको कोई आइडिया नहीं था, उसका पागल ही बनाए जा रहे थे। इसलिए टेक इन एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू डिसीव या चीट करना किसी को। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अ मिस्ट्री इज समथिंग दैट डैश। अब पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब लिखा है यहाँ पे मिस्ट्री, अ मिस्ट्री। अब इससे पहले हमने देखा ए आ गया, ए आर्टिकल है। आर्टिकल हमेशा ध्यान रखना एक नाउन के लिए ही होता है, और इसलिए ही यहाँ पे मिस्ट्री एक नाउन है जिसके साथ हम यूज करते हैं कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। कह रहा है कि मिस्ट्री थी, जो मिस्ट्री एक नाउन होता है जो कभी एक्सप्लेन नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिएगा हमारी जो एनएलसीसी की टीम है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रही है, अपने बच्चों के लिए इतने अच्छे नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। जो हमारी कोचिंग के डायरेक्टर हैं एनएलसीसी के, मिस्टर नसर काजिम सर, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, वो यहाँ पर हमें इतने अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है और जितने ऑनलाइन ऑफलाइन वाले हैं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा वो नोट्स हेल्पफुल हो रहे हैं। और जितने भी मॉक टेस्ट है, जितने भी अभी तक यहाँ पर हो चुके हैं, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो चुके हैं। इतने ज़्यादा हेल्पफुल हुए कि BAFL जो मैंने इससे पहली वीडियो बनाई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आए थे, और जो अब ये सेकंड वीडियो है यहाँ पर आपके सामने BA ऑनर्स की, जिसमें इंग्लिश का पार्ट था, और इसमें भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुए। अब देखिए मैं आपको बता दूँ, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द स्ट्रीट्स वेयर क्राउडेड डैश। ऑप्शन A बाई टूरिस्ट, ऑप्शन B विद टूरिस्ट, ऑप्शन C ऑफ टूरिस्ट, एंड ऑप्शन D फॉर टूरिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर विद टूरिस्ट, ऑप्शन नंबर B इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अगर आपको ऐसे ही मतलब जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सप्लेन किया, अगर आपको ऐसे ही और एक्सप्लेन अच्छे से चाहिए यहाँ पर 25 क्वेश्चन जो कि BA ऑनर्स में थे, और इससे पहले BFL का भी मैं वीडियो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ विजिट कीजिएगा NLCC पानवाली कोठी के पास। यहाँ पर आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर इसकी लिंक भी मिल जाएगी आपको फुली एक्सप्लेन। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, भाई इसको वीडियो को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और अच्छे से लास्ट जो क्वेश्चन है वो भी, तो मैं आपके लिए वो भी अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँगा। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द वेदर इज नॉट सो गुड, इट इज डैश। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन A रादर क्लाउडली, ऑप्शन B क्वाइट क्लाउडली, ऑप्शन C प्रीटी क्लाउडली, हाँ प्रीटी क्लाउडली, ऑप्शन D फेयरली क्लाउडली। इसका बताना था, तो इसका हो जाएगा रादर क्लाउडली। रादर जो वर्ड है ना यहाँ पर रादर, ये थोड़ा सा ना निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। तो वो बोल रहा है कि इसलिए कि देखो, अब इसका एक आइडिया हो रहा है क्वेश्चन लगाने का, वेदर इज नॉट गुड, वेदर अच्छा नहीं है, तो मौसम बाहर अच्छा नहीं हो रहा, वो ऐसे भी बोल सकते हैं। इसलिए रादर जो वर्ड होता है वो थोड़ा निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। ओके, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की साइड, देखते हैं क्या लिखा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द स्ट्राइक इज डैश एंड सून। ऑप्शन A believed to, option B said to, option C expected to, and option D alleged to। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C expected to। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C expected to। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यू मिस्ड अ ग्रेट पार्टी लास्ट नाइट, यू डैश। अब देखिएगा, अगर आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं इजी मेथड से एकदम, यहाँ पे UPSC वाला कोई हिसाब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें AMU एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है। और वो कैसे करना है वो आपको हमारे जो डायरेक्टर साहब है नसर सर, वो आपको यहाँ पर बताएंगे। और जो हमारी NLCC की टीम है वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी AMU एंट्रेंस के लिए। BA LLB, BA, BFL, BCom, BSc जितने भी कोर्सेस है सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये वाली वीडियो भी। और आपको जितने भी एक्सप्लेन वीडियो चाहिए, क्वेश्चन को कैसे समझते, क्वेश्चन को कैसे समझना, इंग्लिश के क्वेश्चन हालांकि, क्योंकि बच्चा क्या करता है सिर्फ जब से ज़्यादा इंग्लिश में ही क्वेश्चन में दिक्कत करता है, तो उसी के लिए यहाँ पर आप विजिट कीजिएगा NLCC क्लासेस में, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको क्वेश्चन को समझने का तरीका आपका, और ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन। हालांकि AMU बहुत बार पूछता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, इसमें घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और इसका गलत टिक लगा के आ जाते हैं। लेकिन आप NLCC में आएंगे तो हालांकि आप बिल्कुल ही बेकार हो, लेकिन आपको 90 तक हमारी जिम्मेदारी पहुँचाने की 10% आप अपना जोर दीजिएगा, इसलिए आपका एंट्रेंस क्लियर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपको NLCC कोचिंग। प्लीज़ आप विजिट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की साइड। यू मिस्ड अ ग्रेट पार्टी लास्ट नाइट, यू डैश। मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं दूंगा इसका, बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि
इसका सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके का है, मैं आपको बताऊंगा तब, मैं इसका बताऊंगा आपको जब जब आप एनएलसीसी एक बार विजिट करेंगे आप, तो आपको जब मैं इसको एक्सप्लेनेशन दूंगा ना यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन दूंगा यहाँ पर, तब आप कहोगे भाई ये तो बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा दिया, शायद मैं यहाँ पर कर लेता। तो इस तरीके के ही क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, एक बार आप विजिट तो कीजिएगा एनएलसीसी कोचिंग। यू विजिट अ ग्रेट पार्टी लास्ट नाइट, यू शुड हैव कम, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यू शुड हैव कम। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मीनिंग ऑफ कंकरेंट। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कॉन्करेंट की कौन सी मीनिंग नहीं है, नोट। इस पे जैसे आपको क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो आप ऐसे कर करके मार्क कर लीजिएगा, नोट नहीं है, मीनिंग नहीं है, कॉन्करेंट की मीनिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा था कॉन्कॉमिटेंट, ऑप्शन बी दे रखा था कंडेंस्ड, ऑप्शन सी दे रखा था कंटेम्पोरेरी, एंड ऑप्शन डी दे रखा था साइनाक्रोनस। तो इसका आंसर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कंडेंस्ड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एक चीज़ हो, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भाई आप ट्रस्ट मी, आपको मैं बताऊंगा, ये खुद मुझे जो नसर सर है, मेंटोर है जो मेरे, और मेरे सर भी है, और इस कोचिंग के डायरेक्टर भी है, उन्होंने ये क्वेश्चन मुझे एक दिन पहले बताया था। अब देखो, देख रहे हो ना लक, कंकरेंट बताया, इससे पहले 3 और बता रखे सर ने, एक ये हो गया 4, और ये आपको अगर, तो आप एक बार एनएलसीसी में विजिट कीजिएगा और जो यहाँ पर स्टाफ है उनसे पूछिएगा, तो वो आपको इसका प्रूफ भी देंगे। जैसे कहीं को आपको कोई बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे भेजे तो आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर नोट्स जो है हमारे, जो नसर सर ने दिए थे हमें, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, और फिर आप कहोगे हाँ आपका पढ़ाया हुआ ही यहाँ पर आया है कॉन्करेंट। क्योंकि हम भाई यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी नहीं करा रहे, हम बीएलएलबी, बीए और बीएफएल जैसे एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। यहाँ पर हमें कोई यूपीएससी क्लियर नहीं करना। जब यूपीएससी क्लियर करना होगा तब भी एनएलसीसी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे नसर सर, जिनका जवाब नहीं है। पॉलिटी के जो कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट हैं उसके बेस्ट टीचर अलीगढ़ के हैं, और सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट से रजिस्टर भी है, तो कोई ऐसे इधर उधर के एडवोकेट भी नहीं। अल्लाह का करम है उनके ऊपर भी, अल्लाह का शुक्र है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस्ट टीचर है अलीगढ़ के लिए। आप आइएगा, उनके से कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़िएगा, आप पॉलिटी भी पढ़िएगा, जो आपको अच्छा लगे सब्जेक्ट। यूपीएससी के लिए भी है, अदर कोर्सेज के लिए भी एनएलसीसी आपके लिए खड़ी है। क्वेश्चन नंबर 8 बताया था सर ने, अब मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 9, डॉगमेटिक। भाई ये क्वेश्चन नंबर 8, इससे पहले और 5 क्वेश्चन तो इंग्लिश के यहीं से हो गए। अभी आगे भी बताऊंगा मैं कौन कौन से क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे ही डिटेल में अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इससे भी ज़्यादा एक्सप्लेन करके दे सकता हूँ वीडियो को, आपको वीडियो भी, और मतलब आपको एक्सप्लेन भी बता सकता हूँ विद प्रूफ, जो हमारी कोचिंग ने बच्चों को प्रोवाइड किया था नोट्स, उसमें से ही। डॉगमेटिक का मतलब होता है असर्टिव। क्वेश्चन नंबर 9 का ए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपोइया। नोट एग्जाम्पल, अब देखो मैंने भी ऐसे एग्जाम्पल को ऐसे किया था, और मैंने फिर इसको मार्क कर रखा था अपनी जो मेरी बुकलेट है उसमें। इसमें बताना था कि ओनोमेटोपोइया का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। ये तो है, बेबल भी था, रस्टल भी है, ये भी है, लेकिन कैनोई एक ऐसा वर्ड है जो इसका एग्जाम्पल नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की साइड। द अंडरलाइन द एक्सप्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ आई विल गिव, यू आर डेफिनेटली, मे बी। ऑप्शन ए स्माइल, ऑप्शन बी मेटाफोर, ऑप्शन सी साइनाडोच, एंड ऑप्शन डी ऑक्सीमोरन। क्या आंसर होगा इसका बताइए जल्दी से।
इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सीमोरन, डेफिनेटली मे बी ऑक्सीमोरन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 की साइड हम चलते हैं। fill in the blank with the most appropriate option. The male of all prisoner is dash. Option A censored, option B censored, and option C censored, and option D censored. तो ये तो स्पेलिंग ही गलत है क्वेश्चन नंबर डी की, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अब बचा हमारा ए और सी। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा आंसर नंबर ए, सेंसर्ड। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए जो आपके लिए बीएलएलबी के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो आप विज़िट कर सकते हैं एनएलसीसी नियर पानवाली कोठी, और आकर आप कॉल कर दीजिएगा नसर सर को, तो वो आपको बताएगा कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। फिर आपको मतलब इस वीडियो के साथ साथ आपको इंग्लिश में, जो इंग्लिश हमारा आता है उसमें 45 मार्क्स का 40 का लगभग इतना ही, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको इस वीडियो करने के बाद ये 100% श्योर है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, और कैसे वहाँ पर हमारा काम करेगा ये वाला, जो जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जो रूल्स होते हैं ग्रामर के, वो कैसे काम करेंगे बीएलएलबी एंट्रेंस के लिए, वो हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो वेरी 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 थैंक यू। आप एक बार वीडियो को देखना, आप विजिट तो आप विजिट तो करो, इसका एक्सप्लेनेशन देना हमारी जिम्मेदारी है एनएलसीसी टीम की। Which one of the following is correct? It is dangerous to walk in the road. There is dangerous to walk in the road. To walk in the road is dangerous. To walk on the road is dangerous. अभी तक आप सब लोगों को पता चल गया होगा यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा इसका, क्योंकि आंसर की ऑलरेडी आ चुकी थी कुछ कोचिंग होगी, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा और आपने सबने भी चेक कर लिया होगा। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ ये आंसर आया कैसे। It is dangerous to walk in the road. फ्रेंड्स आपने बता दिया क्या होगा इसका आंसर। Which of the following is correct? Option A, it is dangerous to walk in the road. Option B, there is dangerous to walk in the road. Option C, to walk in the road is dangerous. And option D, to walk on the road is dangerous. तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी यहाँ पर सही क्यों नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बढ़ते फिर ऑप्शन नंबर ए की तरफ देखते। इट इज़ डेंजरस टू वॉक इन द रोड। इन द रोड, यहाँ पर रोड पे चलने की बात हो रही है। वॉक इन द रोड, इन हम यूज़ नहीं करते। जब हम सरफेस पे चलने की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑन द रोड। एक मिनट, ऑन द रोड। तब हम सरफेस पे चलने की बात करते हैं तो हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं ऑन, और यहाँ पे इसलिए प्रीपोजिशन गलत हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए तो इसलिए गलत हो गया था। अब लिखा है देयर इज़ डेंजरस टू वॉक इन द रोड। अब एक चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया कि ऑप्शन नंबर ए में प्रीपोजिशन गलत है, तो पहले तो प्रीपोजिशन ही गलत हो गई यहाँ पर, और फिर उससे पहले देयर इज, जब देयर इज से सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो उसके बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव डेंजरस जो लिखा है यहाँ पर वो नहीं लिखते, तो इसलिए डेंजरस की वजह से और इनकी वजह से ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब बचा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पूरा तो ठीक है, लेकिन क्या गलती है इसमें, सिर्फ एक छोटी सी प्रीपोजिशन की गलती है, जो कि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं था, सिर्फ जिसकी प्रीपोजिशन यहाँ एनएलसी से लगी होगी, जिसके पास ये एनएलसीसी के नोट्स हो गए, वो इस चीज़ को कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? क्योंकि जो हमारी टीम है एनएलसीसी की, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी बच्चों के लिए। नोट्स जो प्रोवाइड किए थे 12 अप्रैल को इतने हेल्पफुल रहे कि ये वाला क्वेश्चन सेम एज इट इज़ हमारी स्क्रीन पर जो दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 13 बीए ऑनर्स में सेम आ गया। अगर आपको इसके लिए प्रूफ चाहिए तो आप एनएलसीसी विजिट कर सकते हैं नियर पानवाली कोठी,
और आप हमारे जो डायरेक्टर साहब है नसर सर, आप उनसे आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या गलती थी, इन द रोड इज डेंजरस, ये गलत है। इसमें इन द रोड नहीं होगा, ऑन द रोड अगर यहाँ पे होता तो ऑप्शन नंबर सी भी सही होता, लेकिन ये गलत हो गया। अब देखते हैं, ये सेम है, बस इसमें क्या दे दिया, टू वॉक दे दिया, ऑन द रोड अब सरफेस पे चलने की बात हो रही, फिर दे दिया डेंजरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एसएससीज इज द एसएससीज इज द प्रैक्टिस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एसएससी इज द प्रैक्टिस ऑफ, ऑप्शन ए रिलक्टेंस, ऑप्शन बी सेल्फ हार्म, एंड ऑप्शन सी सेल्फ डिसिप्लिन, एंड ऑप्शन डी सेल्फ अवेयरनेस। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट, सेल्फ डिसिप्लिन। एंड बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, कंडोल मीन्स क्या होता है, ऑप्शन ए कंजर्व, ऑप्शन बी टू प्रिजर्व, ऑप्शन सी टू टू ग्रीव ओवर, एंड ऑप्शन डी टू कोरोबरेट। यहाँ पर ऑप्शन बताइएगा आप क्या होगा इसका, कुछ आप लोग बताइए, कुछ हम बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू कोलैबोरेट। क्वेश्चन नंबर 16, लोगो इज एन एब्रिविएशन ऑफ, ऑप्शन ए लोगोग्राम, ऑप्शन बी लोगोमाकी एंड लोगोमैची, एंड ऑप्शन सी लोगोफाइल, एंड ऑप्शन डी लोगारिथम। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए लोगोग्राम इज एब्रिविएशन ऑफ लोगो। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, चूज द ओड ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन बेसिकली एनालॉजी से लिया गया है, जिसकी सीट हमने बच्चों को प्रोवाइड कराई थी 13 अप्रैल से पहले, यानी कि 10 अप्रैल को हमने इसकी सीट प्रोवाइड कराई थी। और इससे पहले जो 9 अप्रैल को BFL का हुआ था, उससे पहले हमने टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चन डाले थे, जो कि BFL में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो चुके थे। और बच्चों ने हमारे जो यहाँ के ऑनलाइन ऑफलाइन थे, उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया इन क्वेश्चन को लेके, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, समझने के लिए होते हैं, और जिनकी मीनिंग हमने यहाँ पर कोचिंग में बच्चों को ऑलरेडी बता चुकी थी। अब क्वेश्चन नंबर 17 में ऐसा ही दे रखा है, एनालॉजी पे बेस्ड है, ये इंग्लिश वाले पोर्शन में डाल रखा है। ऑप्शन नंबर ए अबे बेसिलिका चैपल, ऑप्शन नंबर बी आर्क चौड़ और डायमीटर, एंड ऑप्शन नंबर सी एक्रोबैट जगलर एंड रिंग मास्टर, ऑप्शन डी एप्पल एप्रिकॉट बोरोकोली। पहले ना आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, जिस क्वेश्चन का आपको पता है कि इनमें जो 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 चीज़ आपको पता है कि हाँ ये सही है, तो उसको आप थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा, फिर उसके बाद एलिमिनेट कीजिएगा जो आपके बच रहे क्वेश्चन। जैसे कि हमने अपने बच्चों को यहाँ पे बता रखा था, जो स्टूडेंट हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन वाले हैं उनको बता रखा था, ऑप्शन नंबर ए के बारे में बता रखा था, बी के बारे में बता रखा था, सी के और डी के बता रखा था, लेकिन इसमें हमने कुछ चीज़ चेंज कर रखी थी, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर चेंज कर रखा था, वरना सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन भी आ गया। और इससे पहले आपने देखा कि हमारे जो 7 क्वेश्चन थे, जो हमने टेस्ट सीरीज में भी दिए थे, और हमारे जो नोट्स थे NLCC कोचिंग के, जो हमारे कोचिंग के जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने बनाया था, नसर सर ने, हमारे जो हमें नोट्स प्रोवाइड किए थे उन बच्चों के लिए, उसी में से उसी सीट के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 भी। अबे बेसिलिका और चैपल, ये एक रिलीजियस प्लेस है, मैं लिख देता हूँ रिलीजियस प्लेस को डिनोट कर रही है ये वर्ड तीनों, लाइक चर्च, रिलीजियस प्लेस को डिनोट, चर्च, एंड आर्क चौड़ और डायमीटर, ये एक ज्योमेट्रिक का पार्ट है, आर्क चौड़ और डायमीटर, जो कि एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीनों भी सही है, ये तीनों भी एक ही ग्रुप के हैं, ये दोनों भी एक, मतलब ये पहला ऑप्शन ये भी सही है, क्योंकि ये तीनों वर्ड जो है वो रिलीजियस प्लेस को डिनोट करे। एंड ऑप्शन नंबर बी आर्क चौड़ और डायमीटर, ये तीनों भी एक ही सीक्वेंस में और एक चीज़ को ही, यानी सर्कल को ही डिनोट कर रहे हैं, सर्कल के, यानी कि ज्योग्राफी का
वर्ड है ये सब के सब जो कि ज्योमेट्री के वर्ड है जो कि सर्कल को डिनोट करते हैं। तो ये भी सही है हमारा, क्योंकि तीनों वर्ड सेम है, सेम इनका काम है सर्कल का। एंड ऑप्शन नंबर सी, एक्रोबैट, जगलर और रिंग मास्टर। रिंग मास्टर आप समझते हैं सर्कस, जगलर भी इसी में काम करता है, एंड एक्रोबैट भी, यानी तीनों ऑप्शन नंबर सी भी सही है हमारा। बचा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, एप्पल, एप्रिकॉट, ब्रोकोली। अब जिस बच्चे को ये पता होगा एप्पल, एप्रिकॉट, ये दो जो है वर्ड यहाँ पर, ये जो दो वर्ड है ये दो फ्रूट्स के हैं। एंड ये जो ब्रोकोली एक वेजिटेबल का नाम है। यहाँ पर एक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब देखा आपने, ऐसे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है बच्चों को, मेरे जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन वाले, ऐसे हमने यहाँ पर बताया, ऐसे ही यहाँ पर हमें नसर सर ने भी समझाया, और इसी तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। ये इतने जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कराए जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बच्चों को यूपीएससी की तैयारी नहीं करा रहे हैं, हम यहाँ पर एएमयू, बीएलएलबी, बीएफएल, बीए ऑनर्स जैसे एंट्रेंस की तैयारी करा रहे हैं। इसलिए आपको मैंने इतना आसानी से बिल्कुल अच्छे लैंग्वेज में और आसान तरीके से बिल्कुल आपको सोल्व करके बता दिया। अगर आप इस वीडियो को देखकर कुछ क्वेश्चन को ऐसे बीएलएलबी में जो आएंगे, जिसका एग्जाम है 20 अप्रैल को, आप उसको ऐसे एलिमिनेट करेंगे, आपके क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, क्योंकि दो तो फ्रूट से एक वेजिटेबल था। यहाँ पे हमें बताया था चूज ओड ग्रुप, कौन से ग्रुप में एक गलत है, ओड कौन सा है, ब्रोकोली, ब्रोकोली। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की साइड। क्वेश्चन नंबर 18, द अंडरलाइन वर्ड मीन्स टीचर डोंट लाइक इंसोलेंस फ्रॉम pupils। ऑप्शन नंबर ए, एरोगेंस। ऑप्शन नंबर बी, एंथुसिज्म। ऑप्शन सी, इंटरफेरेंस। ऑप्शन डी, डिसऑनेस्टी। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरोगेंस। क्वेश्चन नंबर 18 बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की साइड। 18 का था हमारा ऑप्शन नंबर ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 सेम क्वेश्चन फिर आ चुका है, जो बीए ऑनर्स का जो कल पेपर था उसमें सेम क्वेश्चन फिर आ चुका है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार हमारे यहाँ के मॉक टेस्ट लीजिएगा। ये हमने मॉक टेस्ट 2 में डाला था, क्वेश्चन नंबर 19 एज इट इज़ सेम एज इट इज़ क्वेश्चन 19 वो भी था हमारे सीट में, ये भी है और सेम ऑप्शन भी है। ये मैं आपको बता दूं किस रेफरेंस से लिया गया, किस बुक से लिया गया। जिस बुक से हम बनाते हैं उसी बुक से जो एग्जामिनर है, जो प्रोफेसर वगैरह है, वो भी उसी बुक से बनाते हैं। हाँ, लेकिन जो हमारे नसर सर है वो बहुत एक्सपीरियंस टीचर है, उनको अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से 14-15 साल एक्सपीरियंस भी है उनको टीचिंग लाइन में। और जो हमारी टीम एनालिसिस ने इतनी मेहनत करी, तब जाकर यहाँ पर 10 क्वेश्चन अभी तक 8 या 9 या 10 क्वेश्चन अभी तक रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ये हमने बच्चों को यहाँ पर, जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट है ऑनलाइन ऑफलाइन वाले, हमने उनको यहाँ पर बताया भी था। और ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम मुझे सर ने बताया था, और जो 2-3 बच्चे और थे यहाँ पर ऑफलाइन वाले, उनको भी बताया था क्वेश्चन नंबर 19 वाला, इसका क्या होगा, कैसे होगा, और ये आएगा भी। सर ने हमें स्पेशल बताया था कि ये आएगा, वही आ गया। इतना एक्सपीरियंस है हमारे सर को। और देखते हैं इसका क्या गलत है इसमें, मुझे तो पता है, आप बताइएगा क्या गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए, ही वाज अफ्रेड ऑफ हिज एनिमीज। ऑप्शन बी, he was trivial fond of you. And option number C, I was upset of the decision. Option number D, he is very good at language. Question number 19 था हमारा, which of the following is incorrect. Option number A, he was afraid of his enemies. Option B, he is trivially fond of you. Option C, I was upset of the decision. Option number D, he was very good at languages. He was very afraid of, ये क्वेश्चन लिया गया प्रीपोजिशन से और डाल रखा है इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, जिससे हमें पता चले ये क्वेश्चन कैसा है और कैसा नहीं है। ये उसी को पता चलेगा जिसकी प्रीपोजिशन अच्छी होगी, जिसका बेस क्लियर होगा, उसको इस चीज़ में पता चल जाएगा। हालांकि यूट्यूब पे बहुत लोगों ने वीडियो भी डाल रखी है आंसर की को लेकर, लेकिन एनएलसीसी एक ऐसी कोचिंग है जो विद यहाँ पर ट्रांसलेट, जो मतलब विद प्रूफ के साथ और आपको एक्सप्लेन के साथ यहाँ पर आंसर की भी प्रोवाइड करा रही है, विद एक्सप्लेन के साथ। पूरी अलीगढ़ की एक पहली एक ऐसी कोचिंग है जो
एक्सप्लेन के साथ बता रही है कि कोई आंसर कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, आंसर है तो क्यों नहीं है, तो क्यों है, और जो ऑप्शन और बचे हैं वो क्यों नहीं है, ये सब कैसे होगा। ये आपके लिए एनालिसिस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, इसलिए हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन के साथ वीडियो दिखा रहे, में दिखा रहे कौन सा इनकरेक्ट है। ये बात अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगती है ऑफ, और कुछ कोचिंग वाले जो फेमस है अलीगढ़ के, वो कहते हैं कि फिक्स प्रीपोजिशन होती नहीं है। हालांकि बच्चों को गुमराह करने के लिए ये सब किया जाता है, और ऐसा गुमराह कर दिया जाता है कि बाद में आके लास्ट टाइम पर वो कहते हैं कि फिक्स प्रीपोजिशन भी होती है। अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है तो वो उनके आंखों में चुभने लगता है, फिर उनके लिए बुराई होती है, उन बच्चों के लिए, उन बच्चों की दुश्मनी हो जाती है, और वो कहीं इधर उधर चले भी जाते हैं तो फिर उस कोचिंग से भी दुश्मनी हो जाती है। तो भाई ऐसी खुद भी पढ़िएगा और ऐसी कोचिंग ज्वाइन करिएगा जो ट्रस्टेड हो, जो आपको गलत ना बताए, सही बताए। दूसरे जो टीचर है, जो 15-15, 20-20 साल एक्सपीरियंस वाले टीचर है, जो उनकी उम्र ही यूट्यूब पर निकल गई, बच्चों को फ्री में पढ़ाते पढ़ाते, वो टीचरों को गलत कह रहे जो 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से उठ गए हैं ऊपर को, हालांकि वो भी उन्हीं से पढ़े हैं फिक्स प्रीपोजिशन। ऐसे ही यहाँ पर कुछ फिक्स प्रीपोजिशन दे रखी थी, उनको इन्होंने गलत करार कर रखा है अपनी वीडियो, अपने कोचिंग में, वीडियो में नहीं। हालांकि मैं नाम नहीं लूँगा वरना विवाद हो जाएगा, फिर जो मेरे मेंटोर है थोड़ा उनके ऊपर भी बात आ सकती है। तो इसलिए अब ज़्यादा आगे बात नहीं बढ़ाकर क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। ही वॉज अफ्रेड के साथ ऑफ, यानी कि बिल्कुल सही है। ही इज ट्रिबली फॉन्ड ऑफ यू, फॉन्ड ऑफ, ये भी सही है। यहाँ पर प्रीपोजिशन में खेल दे रखा था अपसेट, अपसेट एक ऐसी यहाँ पे दे रखा अपसेट, इसके साथ लगा रखा ऑफ, जो कि गलत है। अपसेट के साथ यूज करते हैं हम अबाउट, अपसेट अबाउट, आई वॉज अपसेट अबाउट द डिसीजन। तो इसका इनकरेक्ट बताना था हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 19 का, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर सही है। ही इज़ वेरी गुड एट लैंग्वेजेस, गुड के साथ एट, तो आप लिख लेना इसको। अफ्रेड के साथ ऑफ, फॉन्ट के साथ ऑफ, अपसेट अबाउट, अपसेट अबाउट। क्वेश्चन नंबर 20 की साइड चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ परमिशन। मैं इस वीडियो में आपको हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है। अगर आपको एक्सप्लेन चाहिए इसका 25 क्वेश्चन का, जिसका मैंने कर दिया है वो भी सही है, जिसका आपको लग रहा है कि हाँ होना चाहिए था, उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका पूरा एक्सप्लेन करके दे सकता हूँ 25 क्वेश्चन का। वरना आप विजिट कीजिएगा NLCC कोचिंग नियर पान वाली कोठी, आप आकर ऑफिस में यहाँ पर बात कीजिएगा, फिर आपको यहाँ पर डिटेल के साथ विद एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ के साथ, और जो यहाँ के जो एग्जामिनर होते हैं वो पेपर कैसे बनाते हैं, वो एक हमारे पास भी है जिनका नाम है नसर सर, जो कि इन सब चीज़ के बिल्कुल बुकों के अंदर घुस चुके हैं। 14 साल का एक्सपीरियंस भी आप सर को, तो आप आइएगा और एक बार देखिएगा किस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से इनको सोल्व करना होता है। परमिशन का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, परमिशन मांगने का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। वुड यू गिव मी लाइक, वुड यू गिव मी और लिफ्ट इनटू टाउन। ऑप्शन नंबर बी, यू कैन यूज माई कार इफ़ यू वांट, ये भी परमिशन का है। यू मे स्पीक नाउ, ये भी परमिशन मांग रहा है। ऑप्शन नंबर डी, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, ये भी देखो परमिशन मांग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही, क्योंकि नॉट एग्जाम्पल ऑफ परमिशन का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन चलते 21 की साइड। यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो बताइएगा आप। फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21, जिसका अभी तक कोई एग्जाम्पल यूट्यूबर नहीं दे पा रहा है और ना दे पाएगा, क्योंकि फ्री में हर चीज़ नहीं मिलेगी। सिर्फ एक NLCC एक ऐसी कोचिंग है जो आपको एक्सप्लेन विद फ्री दिखा रहा है यहाँ पर लाइव, बिल्कुल एकदम 21 का क्वेश्चन। और जो बच्चे इसको गलत करके आ गए वो यहाँ आपको एकदम अच्छे से डिटेल क्वेश्चन नंबर 21 जो सबका गलत है, वो यहाँ हमारे बच्चे जो ऑनलाइन ऑफलाइन वाले थे उन सब का सही है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक दिन पहले सर ने बता दिया था। यानी क्वेश्चन टोटल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन थे, जिसमें 11 क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो चुके हैं, उसमें से क्वेश्चन नंबर हमारा 21 भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लिपिंग, अ टाइप ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। बच्चे पेपर में सबसे पहले देखते हैं क्लिपिंग, क्लिपिंग
क्लिपिंग का यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। अब सबसे पहले हमें यही नहीं पता कि क्लिपिंग क्या है। क्लिपिंग जानने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्लिपिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, क्लिपिंग। क्लिपिंग का यहाँ पे मतलब है किसी बड़े वर्ड को काट कर एक क्लिप बोलते हैं ना, वीडियो में से एक क्लिप निकाल लेना विदाउट उसका मीनिंग चेंज करे। उसका क्लिपिंग का भी वही मतलब होता है कि कोई बड़ी चीज़ का एक छोटा सा क्लिप निकाल कर विदाउट उसकी मीनिंग चेंज हुए उसमें बताना था कौन सा एग्जाम्पल नहीं है क्लिपिंग का। तो ऑप्शन नंबर ए बस, ओमनी बस। ऑप्शन नंबर बी डेमो, डेमोन्स्ट्रेशन। एंड ऑप्शन नंबर सी फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। एंड ऑप्शन नंबर डी डोनेट, डोनेशन। बस और ओमनी बस इज अ एग्जाम्पल ऑफ क्लिपिंग। डेमो, डेमोन्स्ट्रेशन ये भी क्लिपिंग का एग्जाम्पल है। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर ये भी क्लिपिंग का एग्जाम्पल है, क्योंकि फ्रिज फ्रिज इसमें कोई वर्ड चेंज नहीं हुआ। बहुत से लोगों को दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 3 में कि फ्रिज से रेफ्रिजरेटर, एक बड़ा वर्ड में से एक छोटा वर्ड निकाल दिया लेकिन उसका मीनिंग चेंज थोड़ी ना हो गया। फ्रिज को मिला दो रेफ्रिजरेटर, आर ई फ्रिज, ए टी आर, इसका कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी डोनेट, डोनेशन। डोनेट एक वर्ब है, डोनेशन एक नाउन है, जो कि क्लिपिंग का एग्जाम्पल नहीं है। अब डोनेट और डोनेशन यहाँ पे दिया था लेकिन बहुत से लोगों को दिक्कत है ऑप्शन नंबर सी में, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। पहले हमें क्लिपिंग का मतलब पता होना चाहिए था। क्लिपिंग से हम यहाँ पे अच्छे से एक आइडिया लग जाता है कि कैसे इसमें सोल्व होगा। ऑप्शन नंबर डी इसलिए इसका नहीं होगा क्योंकि डोनेट एक वर्ब है और डोनेट से डोनेशन बनता है, नाउन, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 21 का डी गलत हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं 22 की साइड। आपने देखा कि मैंने 21 को कैसे आसानी से सोल्व कर दिया। ये क्लिपिंग एक वर्ड दिया गया था जो कि जिसका मतलब होता है एक बड़े वर्ड में से छोटा वर्ड निकाल देना, जिसका कोई मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, सेम मीनिंग रहना चाहिए। इसलिए डोनेट एक वर्ब होता है और एक डोनेशन नाउन की फॉर्म थी, इसलिए ओड एंड वर्ड वहाँ पर भी था, वो हमें बताना था उसमें कौन सा नहीं है क्लिपिंग का। क्वेश्चन नंबर 22, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट्स। सी अपीयर्स वेरी कॉम्पिटेंट। ये सेम क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 22 फिर एज इट इज़ सेम रिपीट हो चुका है, जो कि मेरी टेस्ट सीरीज जो मैंने खुद एक दिन पहले अपने जो ऑनलाइन ऑफलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको दी थी। ये सेम आ गया, बस हमारी जो शीट थी उसमें ऑप्शन इधर उधर है, लेकिन ये सेम क्वेश्चन ऐसा ही यहाँ पर आ गया है हमारे सामने। अब देखते हैं इसको। सी अपीयर्स वेरी कॉम्पिटेंट। ऑप्शन नंबर ए इट हैज़ अ नाउन फ्रेज। इसमें बताना था कौन सी, ये जो लिखा है टोटल वर्ड सी अपीयर्स वेरी कॉम्पिटेंट, ये क्या है? नाउन फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है, या इट हैज़ नो कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड सी। आप देखिएगा एक बार, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखा था। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ओनली थर्ड इज करेक्ट। एंड ऑप्शन नंबर सी ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो मैं आपको पहले बताता हूँ, अंडरलाइन वाला वर्ड ही दिखा देता हूँ मैं आपको कि जो हमें सेंटेंस दे रखा था वो क्या है। ठीक है, अब मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी यहाँ पे सब्जेक्ट था, अपेयर, अपीयर्स एक लिंकिंग वर्ब है जो अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती है। वेरी कॉम्पिटेंट एक एडजेक्टिव है, वेरी कॉम्पिटेंट एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के खुद के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो सी को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आते हैं एडजेक्टिव, इसलिए ये एडजेक्टिव है वेरी कॉम्पिटेंट। एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करा? सी को। सी किसका कॉम्प्लीमेंट हो गया? वेरी कॉम्पिटेंट का। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो हट गया, ए फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्योंकि ये क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या दे रखा? नाउन फ्रेज, एडवर्बियल हो नहीं सकती, नाउन फ्रेज हो नहीं सकती, मैंने आपको बताया। अपीयर लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन नहीं आता, एडजेक्टिव आते हैं और अपने बाद एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या था यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी था द कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यहाँ पे दे रखा था ऑप्शन नंबर थर्ड का। थर्ड देखते किस में है, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सही है, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव
एडजेक्टिव फ्रेज है, अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ओनली थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द कोरोनेशन वाज कंडक्ट विद ग्रेट डैश। ऑप्शन ए प्रोस्पेक्ट, ऑप्शन बी मैंगल, ऑप्शन सी पॉम्प, ऑप्शन डी प्रूडेंस। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा पॉम्प। द अंडरलाइन वर्ड्स मीन्स वी वर बोल्ड ओवर द पेनाकी ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पे बताना था जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है पेनाकी। पेनाकी वर्ड का मैं मतलब बताना था। एंथुसिज्म, प्राउड, रेलिवेंस, ऑप्शन नंबर डी एफर्ट। ये क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट थर्ड में दिया था। क्वेश्चन नंबर बता दूं मैं आपको, तो क्वेश्चन नंबर 20 था, यही सेम एज इट इज़ यहाँ पर आ चुका है। अभी तक हमने देखा कि टोटल 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एज इट इज़ सेम आ चुके हैं यहाँ पर 2025-26 बी ऑनर्स के पेपर में। अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मुझे तो पता है, आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंथुसिज्म। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 24 में कोई डाउट है या किसी चीज़ की दिक्कत है या आपको ये पता नहीं कि पेनाकी वर्ड का मतलब क्या है, ये कहाँ से लिया गया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमारे जो नसर सर मेंटोर हैं, जो मेरे क्या सभी के यहाँ पे जितने ऑफलाइन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं उन सबके, और जितने भी यूट्यूब पर उनके साथ जुड़े हैं सबके, मैं तो सबके ही कहूँगा, क्योंकि उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों को इंग्लिश के मामले में। और पॉलिटी के तो वो शेर है, सिर्फ अलीगढ़ के भी क्या, मतलब मैं तो उनको किसी का मानता नहीं कि उनके आगे कोई होगा भी पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये 24 वाला है जो पेनाकी, इसका हमने अपने जो स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन वाले, इसका हमने डिस्कस किया था इस वर्ड को, हालांकि वही सेम टू सेम वर्ड फिर आ गया, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 का एंथुसिज्म। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का 25। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एवरीबडी हैज़ अराइव्ड। एवरीबडी पहले सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन है, एसपी बख्शी से लिया गया है। मैं आपको पेज नंबर बता सकता हूँ, ये बता सकता हूँ ये कहाँ से लिया गया है, ये भी बता सकता हूँ आपको। अगर मैं ये सब चीज़ आपको यहाँ बताऊँगा तो फिर सही नहीं रहेगा, सब चीज़ यूट्यूब पर ही। आप एक बार विजिट कीजिएगा NLCC, वहाँ पर आपको पेज के साथ हर चीज़ आपको दिखाई जाएगी क्या क्या चीज़ है। एवरीबडी हैज़ अराइव्ड, एवरीबडी क्या है यहाँ पर, ये तो आपको पता चल गया। इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है लास्ट 25 वाला एग्रीमेंट। यानी कि 25 एवरीबडी डैश अराइव्ड हैज़, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हैव, ऑप्शन नंबर बी हैज़, एंड ऑप्शन नंबर सी इज, एंड ऑप्शन नंबर डी आर। आप बताइएगा क्या ऑप्शन था आपका, कल क्या क्या लगा के आए हो आप। जैसे आप NLCC के शेर हो तो आपने तो बहुत अच्छा किया होगा, तो आप बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 24 वाला क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से था। एवरीबडी हैज़ अराइव्ड, एवरीबडी, एनीबडी, समवन, दैट इज ऑल आर सिंगुलर नाउन दैट कंसिडर टू सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे देखते हैं इज भी है सिंगुलर, हैज़ भी है सिंगुलर, हैव तो कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल हो गया। ये भी उन्हीं को पता होगा जो NLCC के स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले, या जिन्होंने यहाँ पे मॉक टेस्ट किया होगा उन्हीं को पता होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हमने काफ़ी क्वेश्चन दे रखे थे मॉक टेस्ट 8 में। अब ये देखते हैं क्या है इसका आंसर, क्योंकि मैंने 2 तो कम कर दिए। अब हैज़ और इज़, हैज़ इज़, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं पहले, इज़ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अराइव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इससे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है मैंने बताया, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर, हैज़। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आपने देखा मैंने कैसे 24 क्वेश्चन इंग्लिश के जो बी ऑनर्स में 2025 में पूछ रखे थे, कैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, कुछ नहीं किए। जो नहीं किए आप घबराइए मत, आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको यहाँ पे वीडियो में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है इसमें, तो उसके लिए भी NLCC आपके लिए खड़ी है हेल्पफुल के लिए बहुत ज़्यादा। आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कीजिएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा जो लर्नर्स जुड़े हुए हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन में,
तो यहाँ पे मलिक सर ने जो डिस्कस किया आपके सामने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए इंग्लिश के बीए के, जो कि आप क्या है, जिसमें से हमारे पेपर में से लगभग जो हमने सेट लास्ट टाइम पे गेस्ट पेपर दिए तो उसमें से 11 के आसपास, 12 मलिक सर कह रहे हैं, मेरे हिसाब से 11 क्वेश्चन है, आई थिंक 11-12 के आसपास है। एज इट इज विद क्वेश्चन आ गया है, जैसे कि सर ने बताया, शायद सेकंड वाला भी आया ना हमारे पेपर में से। तो ये चीज़ जो है बहुत अच्छा हम लोग का इस साल हो गया है कि हमारा जो गेस्ट था वो अच्छा लग गया है, जो कि हर साल नहीं होता है। जिस कोचिंग का अच्छा हो जाता है उसका हमेशा अच्छा होता है, हमारा भी इत्तेफाक से अच्छा हो गया। तो आप लोग को बस क्या करना है कि बाकी जो पार्ट इसका है वो असद सर आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो जीएस वाला पोर्शन है, इंडो इस्लामिक और बाकी, वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे जल्द। अब मैं आपको आने वाले साल का ऑफर बता दूं, जो कि हम लोग यहाँ चला रहे हैं। अगर आप अर्ली बर्ड हमारा ऑफर ज्वाइन करते हैं, जो कि अगले साल हम करने वाले हैं, तो उसमें आपको जो हमारी फीस, एक्चुअली फीस 35,000 है, उसमें हम आपको 10,000 फ्लैट डिस्काउंट देंगे अगर आप पहले रजिस्टर करते हैं हमारे यहाँ। पहले मतलब यानी जून से पहले अगर आप रजिस्टर करते हैं तो 10,000 डिस्काउंट आपको वैसे हम देंगे। बैच हमारे 1 मई से शुरू हो रहा है, तो 2 बैच हैं, 1 मई और एक है 1 जून का, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। रही बात अगर आप एमयू के स्टूडेंट हैं, देन वी विल गिव यू, अगर आप 11th-12th में है, मतलब 12th में है बेसिकली, या ड्रॉपर हैं, एमयू से हैं, तो हम आपको 7,500 का डिस्काउंट और देंगे 25,000 में, ठीक है। और अगर आप सोने पर सुहागा, अगर आप फीमेल हैं, लड़की हैं, चाहे आप एमयू में हो चाहे एक्सटर्नल हो, तो हम आपको 7,500 रुपये और डिस्काउंट देंगे, यानी आपकी फीस गिर के 10,000 रुपये आ जाएगी, जो कि आपको जून से पहले अप्लाई करने में मिलेगा। अप्लाई करने के कोई चार्जेस नहीं है, आपको बस अपना रजिस्ट्रेशन आके हमारे यहाँ करा जाना है। उसके बाद आपको क्लासेस के लिए हम कॉल करेंगे 1 तारीख से। तो इस ऑफर का जल्दी से लाभ हो जाए, देर न करें। और साथ में हमारी मॉक सीरीज चल रही है BLLB की, बीए की बहुत सक्सेसफुल रही, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अब BLLB की मॉक सीरीज चल रही है, जिसमें हमारी जो बीए की ऑफलाइन मॉक सीरीज है वो 300 रुपीज़ की है, और ऑनलाइन जो मॉक सीरीज है वो 150 के। हमने ऑफलाइन मॉक सीरीज के 50 रुपीज़ बढ़ा दिए हैं, क्योंकि उसके रिस्पांस और डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि हमारा बीए का बहुत अच्छा पेपर उसमें से फंस गया है, तो हमारी डिमांड बढ़ गई, तो हमने भी थोड़ा सा अपनी तरफ से चीज़ों को एनहेंस कर दिया है। और क्योंकि हमें भी प्रिंटिंग और बहुत सारी चीज़ों का खर्चा लेना पड़ता है, तो आप लोग को अगर मॉक हमसे चाहिए, जैसे कि आप हमसे रोज़ 3-4 लोग मॉक हमसे ले रहे हैं यहाँ ऑफलाइन में, और ऑनलाइन तो खैर बहुत ज़्यादा हमारे मॉक्स जा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ विजिट करिए NLCC क्लासेस, या कॉल करिए और मॉक हमारा परचेज कर सकते हैं। एग्जाम 20 तारीख को, उससे पहले सेट लगा लीजिए। इसमें से भी आपके कम से कम 15-20 क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा बड़ी बड़ी कोचिंग की तरह, 15-20 क्वेश्चन तो इसमें से रहेंगे, ज़्यादा भी रह सकते हैं, क्योंकि पेपर बड़ी मेहनत से बना है। आप जब पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना अच्छा पेपर बना रखा है। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बी ऑनर्स का पेपर सेट बी। ये सेट बी को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो था क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक इंग्लिश का पोर्शन था। इसके आगे का जो जीएस का, रीजनिंग का या इंडो इस्लामिक वाला पोर्शन है वो हम लोग डिस्कस करें। की बात ये है कि अपनी कोचिंग से यहाँ जो चीज़ हमने यहाँ डिस्कस करी थी क्लास ऑन लेक्चर, आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग है, उसमें से बहुत सारे सवाल आए जो हम लोग आपको अभी मैं बताता जाऊँगा, आप लोग चेक। तो पहले क्वेश्चन से डिस्कस करना शुरू करते हैं। इन 2020 समर ओलंपिक वॉज हेल्ड इन दिस सिटी। AMU की खास बात वही है, हमेशा करंट अफेयर में ज़्यादा रहता करंट अफेयर है, लेकिन थोड़ा सा वो प्रीवियस पूछ ज़्यादातर। तो ये समर ओलंपिक के बारे में बात हो रही है। ये पूछ रही है कहाँ हुआ था, इसका आंसर सही है टोक्यो जापान। ठीक है भाई, आपको देखना है। अब आते हैं 27 डेक्कन प्लेटू। ये मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया के अंदर एक टॉपिक था ज्योग्राफी में, जब तुम्हें डेक्कन प्लेटू के बारे में बताया था। डेक्कन प्लेटू इज सेपरेटेड बाय विच ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन? विद्यान हिल्स। ऑप्शन बी साइड। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाज द पॉपुलर स्लोगन ऑफ। अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम लोगों को स्लोगन के बारे में बताया था। ये स्लोगन है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम, जब अमेरिकन से ब्रिटिश लड़ाई चली। ठीक है, तो ऑप्शन बी। 29 पर आइए। व्हाट वाज द नेम ऑफ लैंडर इन चंद्रयान 2 लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन? आंसर बताना है आपको 29 का। ऑप्शन बी विक्रम। विक्रम वाज द लैंडर। बहुत ज़्यादा फेमस रही थी बात जब चंद्रयान 2 का मिशन हुआ। द मेडिटेरियन लैंड्स आर ऑफन कॉल्ड द वर्ड्स। मेडिटेरियन लैंड्स को क्या बोलते हैं वर्ड्स में? सी ऑप्शन है ऑर्चर्ड लैंड। एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ये तुम लोगों को पता होगा, जब भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है किसी सिटीजन का, वी कैन डायरेक्टली अप्रोच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाय आर्टिकल 220 एंड 32। तो उसी के लिए ईदर इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट। ये नहीं है फर्स्ट इन सुप्रीम कोर्ट, किसी में भी आप जा सकते हैं। ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जो गौतम बुद्ध वाला क्वेश्चन है, मैंने जो यहाँ जो वीडियो में डिस्कस कराते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, रिलीजियस मूवमेंट के टाइम बुद्धिज्म जैनिज्म, उसमें तुम गौतम बुद्ध के बारे में जाके वीडियो में पूरा सुनोगे। तो ये मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन उसी नोट से आया है जो हमने ऑन बोर्ड रिकॉर्ड करे थे फर्स्ट सरमन के बारे में। फर्स्ट सरमन कहाँ हुआ था? गौतम बुद्धा का। इसका आंसर याद रखना है ए सरनाथ। डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी जब मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही थी, ये भी हमने डिस्कस करा। लॉर्ड क्लाइव साहब थे, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लाए थे, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स, जब वॉरेन हेस्टिंग्स का आंसर है वो क्या बने थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल जब वो बने तो वॉरेन हेस्टिंग। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 33।
अब आती है 34 सर अहमद खान इज बरीड इन अलीगढ़, ये आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करे जाती हैं अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाकी सब। हॉफमैन कप इज रिलेटेड टू, ये पूछ रहे हैं हॉफमैन कप इससे रिलेटेड है, आंसर है टेनिस। द फर्स्ट हिंदू वुमेन अपॉइंटेड एज सिविल जज इन पाकिस्तान इन 2006, सुमन कुमारी इज द राइट आंसर। क्या अच्छा ये जो तुम लोगों को टिक दिख रही है यहाँ मैंने तुम लोगों को टेनिस बता दिया 36 का सी, और यहाँ तो ये नहीं है कि जो स्टूडेंट हमारे यहाँ लगा कर है उसका ये पेपर मिला है उसने यहाँ गलत कर दिया, बट इस अगले में इत्तफाकी सही है, लेकिन मैं तुम लोगों को स्पेसिफिकली बताता जा रहा हूँ। इसका आंसर क्या है सी टेनिस, 37 का क्या सुमन कुमारी ए। पीछे उनका फोरिंग इज द प्राइमरी रॉक, इसमें से कौन सा प्राइमरी रॉक है, ऑप्शन डी इज द प्राइमरी रॉक जेनेसिस। मोटो क्रिस्टिकस एलटीपीस 40s is associated with Olympics, ये ओलंपिक्स है। Who among the following was chosen as the first person to offer individual सत्याग्रह, अब ये पूछ रहे हैं इनमें से किसने कहा था इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में। ऑप्शन नंबर 40 लोग ज्यादा सोचेंगे सत्याग्रह के बारे में, बात है महात्मा गांधी ने तो मास लेवल का सत्याग्रह करा, विनोबा भावे राइट आंसर जिन्होंने इंडिविजुअल करा। जथाका, मैंने तुम लोगों को जब बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ाया था उसमें बताया था जथाकास आर द प्रीवियस बट स्टोरीज ऑफ गौतम बुद्धा, किससे रिलेटेड है बुद्धिज्म से, ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे मेरे हम लोगों के। मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन, ये पूछे इनमें से किसने, द राइट आंसर इज 42 का डी हुगली रिवर, हुगली रिवर के नियर बाय ज्यादातर क्या है जूट मिल्स है। इस ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट यूनाइटेड किंगडम्स कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इस क्वेश्चन में मामला ये है यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है सब जानते हैं, और यहाँ ऑप्शन अनरिटन डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा है पार्शियल रिटन पार्शियल अनरिटन, ओके, बट देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, ये भी ओके, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, लेकिन द राइट आंसर इज देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, मतलब वहाँ का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अनरिटन। दैट्स बाय 43 का सी। हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड आफ्टर द, मैंने तुम लोगों को ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था जब उस दिन पढ़ा रहा था मॉडर्न हिस्ट्री, जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद हंटर कमीशन का अपॉइंटमेंट है, तो आफ्टर द 44 का है ऑप्शन बी जलियांवाला बाग मैसेकर। फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया, देखो इसमें जो क्वेश्चन है 45 इसके ऊपर आप लोग क्लेम कर सकते हैं, इसमें जो ऑप्शन नहीं है लॉर्ड मायरो ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर 1872 के अंदर फर्स्ट सेंसस करा था। अब लॉर्ड मायरो तो है नहीं, लॉर्ड डफरिन, लिटन, ऑकलैंड, तो ये क्वेश्चन क्लेम हो सकता है क्वेश्चन नंबर 45 लॉर्ड मायरो इज द राइट आंसर। अब इसमें फर्स्ट कंडक्टेड है कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है। द वर्ड कास्ट हैज बीन, ये डायरेक्ट उस दिन कास्ट सिस्टम जो हम वर्ना सिस्टम पढ़ा रहा था मैं, जब भी तुम लोगों को बताया था इंडिया में वो कास्ट सिस्टम को पुर्तगीज ने अलग ही एक वो दिया था, ये पुर्तगीज वर्ड है तो ध्यान रखना। 46 का बी पुर्तगीज वर्ड है। 47 किताबुल हिंद डायरेक्ट आया ये अलबरूनी, जब मैं तुम लोगों को दहली मतलब मिडावल हिस्ट्री पढ़ा रहा था, दहली सल्तनत के स्टार्टिंग बता रहा था, जब ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस। हु इज ग्रेट नंबर, इसके बारे में ये एक पर्सन मतलब शी इज अ लेडी जिनके बारे में शी इज द क्लाइमेट एक्टिविस्ट, ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। 48 का डी एल नीनो एंड एल नीना, ये मैंने बताए थे तुम लोगों के बारे में, तुम लोगों को ओशियन करंट्स के बारे में, एल नीनो ओशियन करंट्स होते हैं उसके बारे में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 49 का ओशियन करंट्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गेटवे टू द पैसिफिक, अभी पूछ रहे गेटवे टू द पैसिफिक क्वेश्चन नंबर 50, तो इसका आंसर सही है बी पनामा कैनाल। द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज बीन कन्फर्ड अपॉन, इनमें से किस क्रिकेटर, यानी सारे जो क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव साहब, विराट कोहली, सारे क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा किसको मिल चुका है, सचिन तेंदुलकर साहब को ये चीज मिला है 51 का ए। सर थॉमस रो विजिटेड द कोर्ट ऑफ, 100 बार बताया था थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस बताया गया था, बार बार क्लास में डिस्कस करा गया था, जहांगीर के टाइम पर जहांगीर के कोर्ट में ये लोग आए थे, ये भी क्लास सही है। has been recently become first woman president, कैटरीना has been recently become first woman president of Greece, ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है ग्रीस की। सुषमा स्वराज फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हु डाइड इन 2019 वाज ओरिजिनली, तो ये ओरिजिनली एक इंडियन लॉयर है, पॉलिटिशियन है, तो इंडियन लॉयर इज द राइट आंसर। पूरा वॉर एंड पीस, डायरेक्ट हम लोगों ने क्लास में ही डिस्कस करा था बुक्स एंड ऑथर में, लियो टॉलस्टॉय इज द राइट आंसर, वॉर एंड पीस। खेल रतन इज नेम्ड आफ्टर, ये भी मैंने जब बताया था जब हम लोग बहुत सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स को जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, धनुचार्य अवार्ड्स, अर्जुन अवार्ड, ये सब उसी टाइम मैंने बताया था। खेल रत्न ज्यादातर इसके बारे में डिस्कस करा था तो बताया था कि ध्यानचंद, तो 56 का आंसर सही क्या है, ध्यानचंद खेल रत्न, जो ध्यानचंद के नाम से रिलेटेड है। 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तुम लोगों से ये बात क्वालिटी वाली सर ने डिस्कस करी होगी। अटॉर्नी जनरल मैंने पहले भी बताया, कभी भी किसी भी चीज़ को पढ़ो इस तरह से करो कि जो अटॉर्नी जनरल है या प्रेसिडेंट, उनका नाम भी याद हो। जैसे इसका आंसर है 5th कौन से, के वेणुगोपाल, उनका नाम भी याद हो और उनकी ये भी पता हो किस नंबर के हैं, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनका नंबर भी पता होना चाहिए। कालिदास
सम्मान इज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ कालिदास। सम्मान कहाँ की गवर्नमेंट देती है? 58 का डी, मध्य प्रदेश। तुगलक डायनेस्टी, ये वाला डायरेक्ट सवाल है हमारे नोट से जो हमने पढ़ाए हैं यही ऑनलाइन, कि तुगलक डायनेस्टी गयाजुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी। तुगलक डायनेस्टी बाय गयाजुद्दीन, ऑप्शन सी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो मैंने लास्ट ही क्लास जो यहाँ पे ली थी, जो डिस्कस करा था, उसमें बताया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट हुआ था 1907 में, जो हुआ था सूरत सेशन। उसके बाद मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे। ये लास्ट ही क्लास में आप लोगों ने लाइव देखी, रिकॉर्ड नहीं डिस्कस करा गया था। इसका आंसर क्या है? सूरत सेशन ऑफ INC 1907, ठीक है, सी। हु ऑर्गेनाइज द सत्यशोधक समाज, ये भी बिल्कुल लास्ट वाली क्लास में अगर जाकर देखोगे डायरेक्ट पूछा गया था, सत्यशोधक समाज किसने करा? ज्योतिराव फूले। तुलसीदास और सूरदास, मैंने बताया था जब मैं अकबर को पढ़ा रहा था तुम लोगों को, तो मैंने उस टाइम इनकी एक बुक के बारे में बताया था, तुलसीदास के, इनकी राइटिंग के बारे में बताया था। ये भी कहा था अकबर के कॉन्टेम्परेरी थे, और इनसे अलावा ये भी बताया था मैंने अकबर के कॉन्टेम्परेरी क्वीन एलिजाबेथ भी थी। हो सकता है इस तरह से पूछ लें, लेकिन ये आंसर यहाँ इस तरह से आ गया कि तुलसीदास के, मतलब तुलसीदास सूरदास ग्रेट पोएट किसके कॉन्टेम्परेरी थे? अकबर इज द राइट आंसर, 60 का ए। आई होप आप बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, ये गधा पता नहीं क्या गलत कर आया, क्यों कैसे कर आया? ओवर राम प्रताप, अरे भाई नहीं, गुजरात में अकबर की विक्ट्री हुई थी, जिसकी खुशी में अकबर ने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चीफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, देखो ये यहाँ इन लोगों ने पूछा कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। बट इतना याद रखना, इस बार लॉ के एंट्रेंस में इस बात लगता है चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है करंट में, या उनका नंबर क्या है, याद रखना, हेड चीफ कमिश्नर। हेलिस कॉमेट अपीयर्स आफ्टर, ये मैंने एक सोलर सिस्टम के ऊपर वीडियो डिस्कस करी थी जिसमें सोलर सिस्टम पूरा समझाया था, तो लास्ट में वीडियो को जाकर देखना, हेलिस कॉमेट के बारे में बताया था। ये एक टाइप का स्टार है जो आफ्टर 76 ईयर्स अपीयर होता है, तो रीअपीयर्स आफ्टर 76 ईयर। 65 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 66 पर, देखो फाइंड आउट द मिसिंग टर्म। देखो इसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ROLIF, ये इस तरह से है, इन लोगों ने बैकवर्ड जा रहे हैं, जैसे ऐसे देखना, एक मिनट, ROL देखना, ROLIF। अब पूछेंगे नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, देखो ओ के बाद नेक्स्ट वर्ड, ऐसे देखो बैकवर्ड पे जाएंगे तो एक तरीका है OPQ, यानी इन दोनों के बीच में R से पहले Q आता और P आता, यानी -2 चल रहा है। L के बाद क्या होता है? MN, ठीक है भाई। I के बाद JK, FGHI। अब इससे पहले सोचो क्या क्या होगा, एक तो E होता है, एक D होता है भाई। E से पहले, F से पहले -2 करूंगा तो E और D होगा, तो ऑप्शन क्या आएगा? C। अब देखो C से ऐसी चेक लो, C D, तो आंसर क्या होगा? इसका अगला नंबर क्या होगा? F के बाद क्या आएगा? C। C इज योर राइट आंसर, मतलब यहाँ ऑप्शन क्या सही होगा आप देखिएगा, C इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन, ठीक है। अब अगला फाइंड आउट, अब देखो इन्होंने बहुत आसान करा, ए के बाद देखा C, फिर कॉमा FH, फिर कॉमा KN, कॉमा PR, कॉमा, ये बहुत आसान है। ए के बाद क्या आता है? देखो स्पेस देखो, ए के बीच में क्या होगा? ए के बाद क्या होगा? ABC, फिर C के बाद क्या? D छोड़ दिया, आ लिया DE, F, फिर G। देखो मैं करके दिखाता हूँ, लिखता हूँ तुम लोगों के लिए, करके दिखाता हूँ। AC, FH, KM और है PR। बहुत आसान है, क्या ही पूछा है इन लोगों ने, आसान पूछ लिया। ए के बाद देखो B इन लोगों ने लेफ्ट आउट कर दिया, उसके बाद C का DE लेफ्ट आउट करा, कॉमा की जगह F। अब F के बाद एक इन्होंने यहाँ लेफ्ट आउट किया, FG। एक पैटर्न पता लग गया, इन दोनों के बीच में 1 का गैप है और यहाँ पर 2 का गैप है, फिर इन दोनों के बीच में 1 का गैप है, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 2 का गैप होगा, फिर नंबर मिलेगा। P के बाद देखो Q R, अब क्या आता है यहाँ ST को गैप दे दो, ST, U के बाद B गैप आएगा, W, और UW इज योर राइट आंसर, UW इज योर राइट आंसर। इस तरह से आंसर होगा, और ऑप्शन भी देख सकते हो आप, UW है नहीं है, हाँ भैया UW इज द राइट आंसर। इसमें स्टूडेंट ने बिल्कुल सही लगाया है, एग्जैक्ट UW। कंप्लीट दिस, इसमें देखो इन लोगों ने कुछ नहीं करा, ये डायरेक्ट क्लास में डिस्कस हुआ है। 6 के बाद 11 के बाद 21 के बाद 36 के बाद 55, 6 में देखो 5 जोड़े 11, 11 में 10 जोड़े 21, 21 में 15 जोड़े 36 में 20 जोड़े, यानी 5 का टेबल चला, 5, 10, 15, 20, अगले में 56 में 25 जोड़ोगे, 56 में 25 जोड़ोगे, 81 इज योर राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी का एक रूल होता है, जब भी हम डिक्शनरी ओपन करते हैं तो ABCD से पढ़ते हैं, मतलब ए पहले होता है डिक्शनरी में, ए वर्ड होते हैं, फिर BB, फिर CC वाले वर्ड, द थिंग हैपेंस सेम। लेकिन यहाँ तो भैया आप कहोगे कि सर सारे वर्ड PRE बने,
तो देखो पहला वर्ड सेम है तो यानी सब पहले नंबर के हैं, फिर आर आर, फिर तीसरा वर्ड देखो ई। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखो, यहाँ डी है, यहाँ एफ है, यहाँ डी है, यहाँ डी है। तो जाहिर सी बात है हम फोर्थ नंबर पर अगर हम देखेंगे तो पहले डी आएगा या पहले एफ आएगा? पहले डी आएगा, यानी डिक्शनरी के अंदर पी वाली डी, प्रीडोमिनेट पहले होगा, प्रीडिक्टर पहले होगा, प्रीडिस्पोज पहले होगा, लास्ट में क्या आएगा? प्रीफरेंशियल। तो एफ डी के बाद आता है, इसलिए लास्ट में प्रीफरेंशियल वर्ड आएगा। द रीजन इज दैट शुरू के तीन भूल जाओ, पी आर ई वाले। उसके बाद देखो क्या आएगा, पहले डी है एफ, पहले डी आएगा, तो डी आएगा, डी आएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा? एफ। तो प्रीफरेंशियल इज द लास्ट वर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग द मीनिंगफुल सीक्वेंस। ये कह रहे हैं इन वर्डों को कुछ मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करो। इसका राइट ऑप्शन जो है 70 का, वो आपका है डी। देखो डी कैसे? सबसे पहले कोई भी इसमें एक बेसिकली एक बात कही गई है, कोई एक बात के बारे में आ रहा है, मतलब किसी चीज की सर्टिनिटी के बारे में कह रहे हो, तुम क्या कहोगे? ऑलवेज, हमेशा कोई बात होती है। फिर तुम क्या कहोगे? ऑलवेज से किसी के बारे में कह रहे हो ऑलवेज, फिर जर्नली आ जाते हैं यार आमतौर पर, फिर होते होते समटाइम पर आ जाते हो, कभी कभी, फिर समटाइम्स में क्या कहते हो? सेल्डम, फिर सेल्डम, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ठीक है। फिर नेवर मतलब कभी नहीं, यानी डिग्री बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दी, और यहाँ ऑलवेज मतलब पॉजिटिव डिग्री दिखा रहे हो, हाँ ये काम होता है, और ले जाते लाते उस काम को नेगेटिव में कर दिया, नेवर नहीं होता। तो क्या होगा? पहले होगा ऑलवेज, फिर जनरली, फिर समटाइम, फिर सेल्डम, फिर नेवर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिफ्थ पे ऑलवेज, थर्ड पे जनरली, 2 पे समटाइम, 4 पर सेल्डम, 1 पे नेवर। 70 का डी। ये बहुत ही आंसर आसान है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। इस तरह देखो, इन्होंने सिगरेट को इस तरह लिखा है, शुरू के 3 वर्ड देखो, CIG है, CIG। इन्होंने CIG ऊपर कैसे लिख दिया? C देखो फर्स्ट पे है तो इसे आगे लिया है, फिर I सेकंड पे, उसके पहले ले, यानी शुरू के 3 वर्डों को इन्होंने इस तरह से लिख दिया है कि ये 3 CIG को ऐसे लिख दिया। देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ सॉल्व, लोग अगर समझ में ना आता। बस इतना आसान करा है इन लोगों ने। अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो तुम कुछ भी कर लो। ये मैं स्पेलिंग देख लेता हूँ, ये सवाल था जी। देखो इन्होंने इन तीनों को क्या करा? ऐसे लिखा, जी यहाँ लाए, आई यहाँ लाए, सी यहाँ। देखो अब ऐसे शुरू के 3 वर्डों को एज इट इज लिख दिया, कैसे? GIC, यानी इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, यानी ऐसे करके लिखना शुरू करा, ठीक है। अब अगले 3 पर जाओ, सी। अब देखो PER, ये तो करा इन लोगों ने, नहीं GIG। इन लोगों ने क्या लिखा पहले वो देखो। इन लोगों ने लिखा है GIC ERA। स्पेलिंग में तो गलत नहीं थी, GA है, ए और है भाई, हमने एक स्पेलिंग में ए नहीं लिखा है। अब आसान हो जाएगा, अब सही है। देखो GIC RAE ERA। देखो पहले तीन ये रहे, अगले 3 देखो ERA ERA। अब अगले लास्ट में क्या बचे? ये 3, तो क्या लिखोगे? ETP, यानी ये रिवर्स ऑर्डर चलेगा, यानी इसको यहां से लिखकर आगे लिखना, पीछे से उठाओ आगे से लिखो, पीछे से उठाओ आगे से लिखो। सेम थिंग विल बी हैपन इन डायरेक्शन। अगर मैं ऑप्शन दूं डायरेक्शन, इन लोगों ने जो वर्ड डायरेक्शन दिया है, अब इसको भी ऐसे 3 का बना लेते हैं भाई, 1 2 3। तो क्या होगा? RIDTCENOI। क्या ऐसा ऑप्शन है? RIDTCENOI ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर ए देख लो, RIDTCENOI। RIDTCENOI ऑप्शन नंबर 71 का सही है। अब देखो KMKLJ is 2, JHIG NLMK is 2। इसे भी समझा देता हूं तुम लोगों को, देखो कैसे लिखा। MKLJ is 2, JHIG। ये देखो, ये मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, अगला वाला तुम खुद सॉल्व कर लीजिए। देखना अगला वाला तुम खुद सॉल्व करोगे। जो ऑप्शन इन्होंने दिया है NLMK। बहुत आसान है। देखो जे के बाद क्या आता है? जे के बाद के एल, उसके बाद एम आ गया, यानी 2 वर्ड आ गए बीच में। अब देखो HIJ 2 वर्ड है, खुद के आ गया। आई के बाद देखो JK, खुद एल आ गया, यानी पिछले इस वर्ड से प्रीवियस वर्ड वाला -2 चल रहा है। यहाँ भी -2 है, यहाँ भी माइनस। अब देखो जी से तो GHI फिर J, यानी -2, यानी इस वर्ड से -2 कर दो। अगर हम -2 करें L,
दो वर्ड हो गए, एल एम माइनस टू हो गए, तो ये क्या होगा, ये होगा नहीं होगा, ए के बीच में दो वर्ड लिए, एल एम एन आ गया। अब एल से देखो, एल अगर है तो उससे पहले क्या होगा बताओ, ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालें, क्वेश्चन नंबर 72, ए आई जे एच, अब देख लो करके, आई जे के एल जे ए एल एम एच आई जे के, देख लो सबके बीच में दो दो वर्ड आ रहे हैं, तो ऑप्शन इज के आई जे एच, के आई जे एच है हमारे पास ऑप्शन में, के आई जे एच, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आ रहा है कौन सा वाला, 72 का कौन सा होगा, ये तुम लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ, ज्यादातर लोग समझाते नहीं, इससे तुम समझ, इसका आंसर बड़ा आसान है। इन लोगों ने कहा 6 दोस्त बैठे ABCD E and F आर सिटिंग इन अ डाइनिंग टेबल, 3 अपोजिट, यानी 3 इधर है 3 इधर है, 3 इधर फेस करे बैठे 3 इधर। पहले में बोला A इज फेसिंग C, यानी अगर A यहाँ है तो C नीचे होगा, और इसका फिर बोला है एंड डायगोनली अपोजिट टू F, और डायगोनली A इधर है तो डायगोनली अपोजिट F नीचे होगा। तो इसके आंसर के लिए बोला गया कि अगर हम E की फेसिंग पता करना चाहें तो इसका आंसर सही क्या होगा, इसका आंसर सही होगा C इज डायगोनली अपोजिट टू 73 का B, C इज डायगोनली अपोजिट टू D। आई स्टार्ट फेसिंग, भाई देखो इसका बहुत लंबा है, लेफ्ट जाओ राइट जाओ, लेफ्ट जाओ राइट जाओ, हम लोग आंसर डिस्कस करें तो मैं तुम्हें डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, 74 का B, 74 का B आंसर सही है, 73 का भी B सही है। 73 74 हो गए, 75 पर आओ। डेमोक्रेसी इज रिटन एज दिस और प्रेसिडेंट इज रिटन एज दिस, बहुत आसान है, इन्होंने डेमोक्रेसी को उल्टा लिख दिया, देखो DEMOCRACY, ऐसे प्रेसिडेंट को उल्टा लिख दो PRESIDENT, प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी जो वर्ड लिखा है उसको डायरेक्ट उल्टा लिख दिया। दिस इज अ टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, सीरीज का नहीं है, कोडिंग, एक डेमोक्रेसी को उल्टा लिख दिया, ऐसे प्रेसिडेंट को उल्टा लिख दिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 76 पर क्रिटिकल नोबेल प्राइज ऑन द सफीद अहमद खान इब्न उल वक्त, ये एक यहाँ से इंडो इस्लामिक का पोर्शन शुरू होता है 76 से, और इसका आंसर 8, डिप्टी नजीर अहमद इज द राइट आंसर। लास्ट मुगल एम्परर, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है। 77 में बहादुर शाह जफर इन्वेस्टेड टाइटल ऑफ आरिफ जंग, सफीद अहमद खान को आरिफ जंग बेसिकली 1842 है जो राइट आंसर, बट यहाँ ऑप्शन नहीं है, नियरेस्ट 1846 से, इसलिए ये आंसर लगा दिया, मे भी ये क्लेम हो जाए। सफीद अहमद खान अंडरटुक हिज जर्नी टू इंग्लैंड, इंग्लैंड वो कब गए थे, सी 1869 डायरेक्ट है। फाउंडेशन स्टोर फॉर एमएओ कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के फाउंडेशन स्टोर जनवरी 1877, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ससी अहमद खान गॉट रिटायर्ड फ्रॉम सर्विसेज, ससी अहमद खान रिटायर कब हुए अपनी सर्विसेज से, 80 का सी 1876 में। इन 1914 मुस्लिम वुमेन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज कन्वेंटेड एट इलाहाबाद बाय सुल्तान जहां बेगम ऑफ भोपाल, इन्होंने करी थी। मुगल एम्परर बाबर रोट हिज मेमोरीज इन, देखो लोगों ने इसे पर्शियन कर दिया आंसर 82 का, भाई बाबर ने तुजुके बाबरी जो है वो टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी, ठीक है 82 का, बाद में उसे बाबर नामा में जो कन्वर्ट करा गया था वो पर्शियन में था, लेकिन ओरिजिनली टर्किश में। तो बाबर के बारे में उसने अपनी मेमोरी किस में लिखी, टर्किश लैंग्वेज। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वाज क्राउन्ड एट एम्परर एट, जलालुद्दीन अकबर कालमपुर पंजाब, कालमपुर एक जगह है पंजाब के अंदर, वहां उन्हें क्राउन करा गया था, बैठाया तख्त नशीन करा गया था। अकबर न्यू फेथ दीन इलाही वाज कंपोज्ड ऑफ आइडियाज ऑफ ऑब्जर्वेंस फ्रॉम, देखो सूफिज्म भी था, बुद्धिज्म, सूफिज्म, ज़oroastrian भी था, लेकिन मोस्ट स्पेसिफिक आंसर है सूफिज्म एंड ज़oroastrian। 84 का सी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, डायरेक्ट सवाल आया 1906 आगा खान। द इमरजेंस ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ उर्दू इज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ पोइट्स लाइक, दिल्ली स्कूल का इमरजेंस किस पोइट के राइज से हुआ, तो 86 का आंसर है सी मीर तकी मीर एंड मीर दार। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती डाइड इन, ये भी डायरेक्ट 87 का, कोई मुश्किल नहीं है, ऑप्शन डी 1236। हु इज द क्रिएशन ऑफ ओरिजिनल लॉ स्टाइल इन पोइट्री ऑफ कश्मीर, कश्मीर की पोइट्री के अंदर ये वाला लॉ स्टाइल किसके थ्रू आया, 88 का आंसर है आपका डी अब्बा खातून। 9th मंथ ऑफ इस्लाम, इस्लाम के 9वें महीने का नाम पूछा है विच इज रमजान, बहुत आसान है। कुरान मेंशन द नेम ऑफ 1,24,000 अंबिया इकराम साहब का जिक्र है, तो वो 1,24,000 प्रॉफिट्स का जिक्र वही मतलब है कुरान शरीफ में आया है, डी ऑप्शन। ट्रेडिशन ऑफ मलफूज राइटिंग इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस बाय, ये 91 वाला क्वेश्चन है, किसने कहा था 91 के, हसन सिराजी। संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन अंडर द पैट्रोनेज ऑफ तुगलक सल्तनत, फिरोज शाह रसिया, वो इसका ऑप्शन मतलब है रसिया फिरोजशाही, दलिया फिरोजशाही, और का जो सही आंसर है 92 का वो आप टिक कर सकते हो, ऑप्शन बी दलियाल ए फिरोजशाही। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी डायरेक्ट सवाल आया है, जो चीज़ हमने क्लास में डिस्कस करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक से। द फर्स्ट ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ भक्ति कल्चर
कल्ट मतलब कल्चर वॉज, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 94 का है ए, रामानुजा। गुरु नानक वॉज बॉर्न इन तालवंडी, ऑप्शन सी 95 का सी। 96 पर आओ, पद्मावत, ये भी मैंने बताया था, पद्मावत स्टोरी ऑफ मेवाड़ वॉज ऑथराइज्ड बाय मलिक मोहम्मद जयासी ने इसको करा था, पद्मावत को, कई बार आ चुका है। राज खान अ हिंदी पोइट एंड अ वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्णा कंपोज। 97 का आंसर है आपका सी, प्रेम पतिका वाटिका। फिरदौसी एंड ऑफशोर ऑफ सूफी ऑर्डर वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय, ये फिरदौसी एकदम और डीपली इन लोगों ने इस बार क्वेश्चन कर लिया। 98 का सी, नजमुद्दीन मोहम्मद, ये बहुत डीप आया इस बार सूफी ऑर्डर से। हु इज रिगार्डेड मुजद्दिद अल्फसानी, मुजद्दिद अल्फसानी के बारे में है। शेख अहमद सरहिंदी को बोलते हैं मुजद्दिद अल्फसानी। सर सैयद अहमद खान रोड द कंटेम्प्रेरी ऑन द बाइबल एंड टाइटल एज, कमेंट्री, जो कमेंट्री सर सैयद अहमद खान ने बाइबल के ऊपर लिखी थी, वो कमेंट्री किस नाम से लिखी थी? ऑप्शन बी, तबयानुल कलाम। आई होप ये आप लोगों के सब समझ में आ गया हो, सारी चीज़ें क्लियर हो, जो आंसर की में डिस्कस करा गया। और इसमें कुछ क्वेश्चन क्लेम जरूर होंगे, तो वही वाला लॉर्ड मायर वाला सेंसेस वाला एक मे भी हो सकते हैं, मे भी नहीं। तो इन सबके साथ आंसर का डिस्कशन विद हम लोगों ने किसके साथ कर दिया, एलेबोरेट करके बता दिया। लेकिन ये बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे जो क्लास में डिस्कस हुआ वीडियोज़ में, शायद उसके बारे में अभी एक वीडियो में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने डायरेक्ट पढ़ाया था आ गया। इसलिए जो लोग अभी भी डिस्कस देखना चाहते हैं वीडियोज़, जाएँ, गो थ्रू करें, LLCC क्लासेस को पढ़ें, और जो भी चीज़ रहेगी ब्लॉक के एंट्रेंस के लिए होपफुली उसमें से आए हो। हम लोग भी प्रे करते हैं आप भी। थैंक यू सो मच।